बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगाकर प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश करने वाले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी, अब साबिक हो गए, उस वक्त कमिश्नर थे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लियाकत चट्ठा, उनका कच्चा चट्ठा खुलना शुरू हो गया है। बहुत सारे हकायक जो हैं वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। कानूनी कार्रवाई की भी मंजूरी हो गई है, कार्रवाई आगे बढ़ रही है। उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का नाम क्यों लिया, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? वो तो मुतल्लिका आदमी ही नहीं थे, फिर उनका नाम क्यों लिया? और पीटीआई वालों के साथ इनका क्या ताल्लुक है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर पीटीआई की जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफ़ा तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारे मामलात में अब उन्हें फ़ैसले करने में जल्दी करना होगी। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के हवाले से बातचीत हो रही है। असफ अली जरदारी साहब कुछ और इशारे दे रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब कुछ और बात कर रहे हैं। ये मामला कहाँ जाके ठहरेगा? मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है कि वफाक में अगर मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं और उनकी हुकूमत बनती है, तो उस हुकूमत का हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हो। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले ही, जो उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था, उसके बाद उन्होंने कह दिया था जनाब कि हम सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए शहबाज शरीफ को, लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्योंकि उनका ये ख्याल है कि जनाब जो 16 माह की हुकूमत थी उसका हम हिस्सा बने थे, लेकिन अपनी पॉलिसियाँ जो है वो नाफज़ नहीं कर सके थे, अवाम को फ़ायदा नहीं पहुँचा सके थे। बदनामी में हमें बराबर का हिस्सा मिला। अगर कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपने आप को जो हुकूमती फ़ैसले थे, हालाँकि वो काबीना का हिस्सा थे, उससे अलग-थलग करने की कोशिश की, लेकिन उनका ये ख़्याल है कि उसका खातिर-ख़्वाह फ़ायदा नहीं हुआ उस कैंपेन का, और वो जो मलबा है 16 माह की कारकर्दगी का, वो हमारे ऊपर भी गिरा है। तो अब हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और ज़रदारी साहब ने मेरी इत्तला के मुताबिक इनको समझाया है, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ग्रुप है, कि भाई मैंने कल ये अपने व्लॉग में कहा था कि इंसान बन जाओ, और वरना माशाल्लाह की चाप जो है वो सुनाई दे रही है। हो सकता है कि ऐसा हो जाए, कोई 77 वाला जो वाक़या है वो ना दोहराया जाए, कुछ और ना हो जाए। इस तरह के सियासतदानों को मुहतात रहना चाहिए। तमाम जो पहलू हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। सिर्फ़ सियासत नहीं खेलना चाहिए। और इत्तलात तो यही थी कि पेशरफ़्त हो रही है और मुस्बत पेशरफ़्त हो रही है। वो पीपल्स पार्टी वाले शायद पंजाब में भी कुछ हिस्सा माँग रहे हैं, जो अथॉरिटीज़ वग़ैरह होती हैं, जो कमेटियाँ वग़ैरह होती हैं, उनमें भी अपना हिस्सा माँग रहे हैं। वो ब्यूरोक्रेसी वाला हिस्सा नहीं, वो वाला हिस्सा जो मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ के चेयरमैन लग जाते हैं, बल्दियाती इदारों के चेयरमैन लग जाते हैं, कुछ कमेटियाँ होती हैं, उनके चेयरमैन लग जाते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं उनके, वो वाले ओहदे वो कहते हैं उसमें हमें भी पंजाब में हिस्सा दें। यानी वो दूसरे लफ्ज़ों में, वो पंजाब में इन होने के लिए वो मुस्लिम लीग नून का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं। पंजाब जो असल में मुस्लिम लीग नून का सियासी गढ़ है, वो ये चाहते हैं कि जनाब हमें यहाँ कदम जमाने का, पीपल्स पार्टी वाले ये चाह रहे हैं कि हमें यहाँ कदम जमाने का मौका दिया जाए। और फिर ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून मज़ाहमत कर रही है इस हवाले से। और अगर वफाक में हुकूमत बनाना इतना ही ज़रूरी है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ही वहाँ वज़ीर-ए-आज़म हों और पीपल्स पार्टी उनके साथ शरीक हो, तो नवाज़ शरीफ साहब ने तो कहा है, उनकी जो कमेटी है, मुज़ाकराती कमेटी है, उनसे कहा है उन्होंने कि जनाब ये आप जो भारी भरकम किस्म के मुतालबात हैं और बिलाजवाज़ मुतालबात हैं, ना मानें, क्या ज़रूरत है? देख लेंगे फिर क्या होता है आगे जाके, क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब जो है वो बज़िद हैं कि नहीं हुकूमत लेना चाहिए, उनका कुछ अपना नज़रिया है या क्या मसला है उनका। तो वो समझते हैं कि जनाब हाँ, हुकूमत बनानी चाहिए और पीपल्स पार्टी को मैं मना लूँगा, पीपल्स पार्टी वाले हमारे साथ शामिल हो जाएँगे। वो ज़ोर दे रहे हैं मियाँ नवाज़ शरीफ पे कि जनाब आप ज़रदारी साहब से मुलाकात करें। और ज़रदारी साहब भी शायद ये ख़्वाहिश रखते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ से एक मुलाकात जो है, इस हवाले से कानून साज़ी के, ये हुकूमत साज़ी के हवाले से एक मुलाकात जो है ये हो जाए। और ये इसाक डार साहब
یہ بیان پہلے بلاول صاحب نے ایک تقریر فرمائی ہے، ایک جلسہ کیا ہے، لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے ووٹ دیے ہیں انہیں، تو انہوں نے وہاں بہت ساری باتیں کھل کے کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب وہ ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جناب آپ حکومت بنائیں، ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، وہی باتیں پہلے والی باتیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے وہ جو 2 سال اور 3 سال والا فارمولہ تھا وہ بھی بیان کر دیا کہ جناب مجھے انہوں نے پیشکش کی تھی وزیر اعظم بننے کے لیے کہ 2 سال کے لیے وزیر اعظم بن جائیں آپ، تو میں نے کہا کہ جناب میں اس طرح وزیر اعظم نہیں بنوں گا، میں عوام کے ووٹوں سے اکثریت لے کے وزیر اعظم بنوں گا۔ تو اس پہ اسحاق ڈار صاحب جو مسلم لیگ نون کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے اس پہ رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ طے ہوا تھا جب ہمارے مذاکرات شروع ہوئے تھے کہ جناب یہ جو ہمارے اندر کے معاملات ہیں، جو شرائط ہیں، جو مطالبات ہیں، اس حوالے سے میڈیا کے ساتھ بات نہیں کی جائے گی۔ اور یہ جو مذاکراتی کمیٹی کے لوگ ہیں ان سے صحافیوں نے رابطے شابطے کیے ہیں، میں نے بھی 1-2 دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو وہ معذرت کر لیتے کہ نہیں بس 1-2 دن میں دیکھیں کیا معاملہ ہوگا۔ اور بھٹو صاحب نے، وہ بلاول صاحب نے وہ معاملہ سارا کھول کے رکھ دیا۔ تو اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو طے ہوا تھا اس کے مطابق جو اکابرین ہیں، جو بڑے ہیں جماعتوں کے، اگرچہ بلاول صاحب اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کی، لیکن وہ ان کے علم میں تو بریفنگ تو دیتے ہیں جا کے وہ ساری۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب جو اکابرین ہیں سیاسی جماعتوں کے بڑے جو ہیں ان کو بھی پاسداری کرنی چاہیے۔ وہ جو ہمارے درمیان طے ہوا تھا کہ جب تک مذاکرات کامیاب نہیں ہو جاتے یا کوئی نتیجہ نہیں نکل آتا اس وقت تک اس معاملے پہ کوئی باہر میڈیا کے ساتھ بات نہیں کرنی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ آج پھر مذاکرات کا ایک دور ہونے والا ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ بڑی پیش رفت کی جو ہے وہ متوقع ہے، اور پھر جو مشترکہ اعلامیہ جو ہے اس کا جاری کیا جائے گا۔ اور اب دن تو رہ گئے تھوڑے، 29 فروری کو زیادہ سے زیادہ 29 فروری تک جو ہے وہ اجلاس، یا پھر 29 فروری کو قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس بلانا آئین کے تحت ضروری ہے۔ تو وہاں اب یہ بھی باتیں سننے میں آ رہی ہے کہ شاید 29 کی بجائے پہلے ہی اجلاس جو ہے یہ بلا لیا جائے، 26 کو اجلاس جو ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ 26 تاریخ کو اجلاس بلا لیا جائے۔ اس سے پہلے جو خصوصی نشستیں ہیں خواتین کی اور جو اقلیتوں کی، اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ تو پھر یہ پورا اجلاس جو ہے وہ جو پورا ہاؤس جو ہے وہ مکمل ہوگا، اور وہاں پھر یہ جو پہلے اسپیکر، پھر ڈپٹی اسپیکر، پھر وزیر اعظم، ان کا انتخاب جو ہے وہ عمل میں لایا جائے گا۔ تو جو نون لیگ کے ذرائع ہیں، جو پیپلز پارٹی کے ذرائع ہیں، وہ پر امید ہی ہیں کسی حد تک کہ یہ جو شراکت داری والا معاملہ ہے وفاق میں، یہ طے ہو جائے گا۔ اور وہ جو ہیں بڑی جناب سارے آئینی عہدے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی والے مانگ رہے ہیں، اور سارا ایک دائرہ سا بن جائے گا، اور اس کے بیچ میں رہ جائے گی نون لیگ۔ تو نون لیگ والے بھی ظاہر ہے وہ دائرہ بھی توڑنا چاہتے ہیں، حکومت بھی کرنا چاہتے ہیں، اور مل کر بھی چلنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے معاملات ہیں۔ تو امید ہے کہ ایک آدھ دن میں اچھی خبر جو ہے اس حوالے سے وہ سننے کو ملے گی۔ اور دوسری جو میں بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کے لیے مشکل تو نہیں، لیکن کچھ فیصلے ہیں جو جلدی کرنا پڑیں گے، اور جلدی کرنے پڑ رہے ہیں انہیں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ پہلے وہ میں نے عرض کیا تھا کہ پولنگ ڈے کے بعد 14 دن کے اندر یہ تمام جو مراحل ہیں الیکشن کے، گنتی شنتی، یہ وہ نوٹیفیکیشن وغیرہ، اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی 22 فروری سے پہلے یہ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرنا ضروری ہے کامیاب امیدواروں کا۔ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ تمام لوگوں کا اکٹھا ہی ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا جاتا تھا اور وہ گزٹ میں چھپ جاتا تھا۔ اب یہ کر رہا ہے الیکشن کمیشن کہ وہ مختلف ٹوٹوں میں جو وہ نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر رہے ہیں۔ یعنی پنجاب میں 10 سیٹوں کا نوٹیفیکیشن کر دیا، اور خیبر پختونخوا کی جو صوبائی اسمبلی ہے اس کی 90 نشستوں کا کر دیا، پھر 15-20 جو ہیں
वो कौमी असम्बली की नशिस्तों का कर दिया केपी से जो है, इस तरह वो कर रहे हैं। और जो आइन है वो ये कहता है, आइन का आर्टिकल 51 वो ये कहता है कि जब गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाए ना, फिर 3 दिन के अंदर अंदर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको किसी न किसी जमात में शामिल होना होता है। अब क्योंकि वो जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, तो जिन लोगों के नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं उनके पास 3 दिन है कि 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कोई ना कोई सियासी जमात ज्वाइन करनी है। तब जाकर उन्हें जो मखसूस नशिस्तें हैं और अक़लियतों की और ख़वातीन की, उसमें से उन्हें हिस्सा मिल सकता है उस जमात की बुनियाद पे, क्योंकि वो जो हिस्सा है मखसूस नशिस्तों का वो सियासी जमातों के लिए मखसूस है, उनके लिए मुख्तस है, आज़ाद उम्मीदवारों को हिस्सा नहीं मिल सकता। इसलिए ये मुख्तलिफ जमातों के साथ इनके जो राब्ते हैं वो भी तेज़ हो गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों के साथ भी बात हो रही है और जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी ग्रुप जो है, मौलाना शेरानी साहब, उनके साथ भी बातचीत चल रही है। आज़ाद अरकान असम्बली के किसी जमात में शमूलियत के हवाले से इलेक्शन कमीशन में एक खसूसी डेस्क भी कायम कर दिया गया है जो सहूलतकारी करेगा। वहाँ ये इनको एक बयान भी देना होगा कि फ़लाँ जमात में शामिल, और उस जमात के सरबराह का एक सर्टिफिकेट देना होगा कि जनाब जी हमारी जमात में शामिल हो गए। फिर ये इनका जो शुमार है आज़ाद अरकान का उस जमात के साथ ये समझा जाएगा। और इस सिलसिले में इनकी जो बातें हैं वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनके साथ भी बातचीत इनकी किसी हद तक मुकम्मल हो गई। और जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी ग्रुप जो है मौलाना शेरानी साहब, उनके साथ भी इनके मामलात हैं वो आजकल में ये शामिल होना शुरू हो जाएंगे। और 3 दिन हैं इनके पास, फिर सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी कि जनाब इनको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, उन्होंने मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्तें जमा करवाई हुई हैं या नहीं करवाई हुई। ये एक कानूनी जो है ये मामला जो हैं फिर वो कानून के मुताबिक आगे चलेंगे। बहरहाल इनको फ़ैसला करने में थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ेगी। और मौलाना ने तो कह दिया, वो मैंने पहले भी ये अर्ज़ किया था जब ये मुलाकात करके आए थे असद कैसर वाला वफ़द, तो उस वक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमदुल्ला साहब ने और मोहम्मद अली बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब ने, तो उस वक्त मैंने कहा था इन्होंने कुछ सवाल नहीं लिया, इसका मतलब यही है कि जनाब अंदर के मामला तय नहीं हुए, बस वो एक बात पे इत्तेफाक हुआ है कि धांधली होगी, तहरीक शरीक मिलकर नहीं चलाएंगे। अब मौलाना साहब ने ये कह दिया अपने एक टीवी इंटरव्यू में, उन्होंने कहा जनाब हमारे दरमियान एक दीवार नहीं बल्कि एक पहाड़ है, उसे अबूर करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने मौलाना साहब ने कहा, इसलिए वो इकट्ठी जो तहरीक वगैरह चलाना ये वो मिलकर इत्तेहाद, ये बातें वो मौलाना साहब कहते हैं कि मुश्किल हैं। वो कहते हैं नामुमकिनात तो में तो सियासत में कुछ भी नहीं होता, पक्की लकीर से नहीं मार दी थी। लेकिन वो उन्होंने उनकी बातों से लगा कि नहीं जनाब ये चैप्टर जो है बंद ही। और दूसरा उन्होंने मौलाना साहब ने ये कहा है कि बलूचिस्तान में हमने 11 नशिस्तें जो हैं वो जीती हैं सूबाई असम्बली में, लेकिन हमने ये फैसला किया है कि वहाँ हुकूमत ना बनाई जाए। और पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वहाँ हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी मुतहर्रक हैं और उन्होंने कुछ टास्क फोर्स भी दे दिए हैं। देखें आगे जाके क्या बनता है। लेकिन जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि 1-2 दिन में इस हवाले से हुकूमत साजी के हवाले से अच्छी खबरें जो हैं वो मिलने वाली हैं। ज़ाहिर है वो जो इस रियासत के खुद को पासबान कहते हैं, उनकी भी तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं ना। बिलावल साहब उनको मुदाखलत, सच्ची बात मैं बता रहा हूँ आपको, वो उनकी मुदाखलत को पसंद नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हमें अपने फ़ैसले सियासतदानों को खुद करने दें। लेकिन ज़रदारी साहब का जो नुक्ता नज़र है वो कुछ और है और शहबाज शरीफ का भी नुक्ता नज़र और है। नवाज़ शरीफ का नुक्ता नज़र भी यही है कि उनको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से तो रांदे दरगाह हो जाते हैं नवाज़ शरीफ साहब। उनकी भी ये ख़्वाहिश है कि कोई और बाहर से मुदाखलत ना करे, सियासतदानों को सियासी फ़ैसले करने दिए जाएँ। लेकिन जो 2 बड़े बैठे हुए हैं, ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, वो फिर अगर मुक़तदरा की बात मानते हैं तो फिर इसके बाबत भी कोई मुस्बत जो है वो नतीजा जो है वो उसकी तवक्को रखी जानी चाहिए। अब आते हैं जनाब लियाकत चट्टा साहब की तरफ। लियाकत चट्टा साहब ने एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि जनाब वो जो रावलपिंडी डिवीज़न में जो मेरे आरओज़ और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर थे,
उनसे जाली फार्म बनवाए गए, नतीजे बनाए गए, ठप्पे लगाए गए, 70-70 लीड वाले 70-70 हज़ार के लीड वाले हरा दिए गए। और फिर वो कहते हैं सारे मामले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो भी मुलव्वस हैं। अब काज़ी साहब का नाम क्यों लिया? काज़ी साहब का तो दूर-दूर तक इस इलेक्शन से ताल्लुक ही नहीं है। ना डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, ना आरओ, कोई भी बंदा जो है उसका अदलिया से ताल्लुक ही नहीं है। उन्होंने देख हुक्म दिया, उनके पास केस आया, उन्होंने हुक्म दे दिया जनाब इलेक्शन करवाए जाएँ, तारीख लेके दी। यही लोग गए थे और बड़े खुश आए थे। जनाब 8 फरवरी को तारीख का ऐलान हो गया। अब वो कमिश्नर साहब जो हैं लियाकत चट्टा साहब, वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब काज़ी साहब भी इसमें मुलव्वस हैं। काज़ी साहब का नाम जो है वो इसलिए लिया जा रहा है, आपने देख लिया, ये पीटीए वालों ने शोर-शराबा शुरू कर दिया है कि जो इलेक्शन में धांधली से मुतल्लिका मामलात हैं, आज भी केस लगा हुआ है एक वहाँ पे कि इलेक्शन के जो धांधली ज़दा नताइज हैं इनको कलअदम किया जाए। ये मामला आज जो है ये सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है केस। तो ये कि जनाब काज़ी साहब जो हैं, जो इलेक्शन से मुतल्लिका मामलात हैं, वो केस जो है वो ना सुने, इसलिए उनके मुँह से कहलवाया गया, काज़ी साहब का नाम लिया गया कि जनाब हम कह सकते हैं, ये कह रहे हैं, अब कहना शुरू हो गए हैं कि काज़ी साहब वो मुकदमात ना सुने। इनको एक बहाना चाहिए था और कमिश्नर साहब के मुँह से ये बात निकलवा के ये बहाना इन्होंने हासिल किया है कि काज़ी साहब को कहा जाए, उन पे प्रेशर डाला जाए कि आप जो हैं इन मुकदमात को ना सुनें जो इलेक्शन से मुतल्लिका हैं, क्योंकि आप पे एक इल्ज़ाम आ गया है। आपको इंक्वायरी भी ना करवाएं, वो कमिश्नर को भी ना बुलाएं, अगर बुलाना है तो आप उस बेंच में ना बैठें। इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है ये इन्होंने शुरू कर दिया है। पहले भी काज़ी साहब के खिलाफ इनका जो सोशल मीडिया है बड़ा एक्टिव था, बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की पोस्टें जो हैं वो सामने आ रही थी, उसकी तहकीकात भी हो रही हैं। बहरहाल ये काज़ी साहब को अंडर प्रेशर रखने के लिए ये हरकत की गई है और काज़ी साहब जो हैं उनका जो रिकॉर्ड है माज़ी का वो ये बता रहा है कि काज़ी साहब ऐसे जो ओछे हथकंडे होते हैं या अंडर प्रेशर करने की कोशिशें होती हैं, काज़ी साहब उनसे मुतासर नहीं होते, वो प्रेशर लेते ही नहीं हैं। और लियाकत अली चट्टा साहब जो हैं कमिश्नर, साबिक कमिश्नर हो गए हैं अब रावलपिंडी के, और उनके हवाले से कल मैंने भी लॉक किया था और मैंने कुछ रावलपिंडी वालों की बातें भी की थी कि जनाब हाफ़िज़ साहब को भी अपने अदारे के अंदर भी देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। अब उनका जो लियाकत चट्टा साहब है ना, उनका कच्चा चट्टा जो है वो खुलकर सामने आना शुरू हो गया है और बहुत सारे हक़ाइक़ जो है वो इकट्ठे कर लिए गए हैं और मुबैना तौर पे वो हिरासत में हैं। और फिर उनकी हिरासत को कानूनी शक्ल देने के लिए मेरी इत्तला के मुताबिक जो पंजाब हुकूमत है उसकी काबीना का आज इजलास था निगरान हुकूमत का, तो उन्होंने एक तो उनके खिलाफ इंक्वायरी की इजाज़त दे दी है कि इंक्वायरी की जाए जनाब इनके खिलाफ जो इंज़बाती टाइप कार्रवाई होती है। दूसरा फौजदारी कार्रवाई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। आईजी को ये हदायत जो है ये जारी की गई है और मुकदमा दर्ज होगा तो फिर ज़ाहिर है उसमें इलेक्शन एक्ट के तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और फिर जो ताज़ीरात पाकिस्तान है उसके तहत भी कार्रवाई होगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने, रियासत के खिलाफ जाने की बातें, सारे जो भी इल्ज़ामात हैं ताज़ीरात पाकिस्तान में, जो भी उसकी दफ़ात है मुतल्लिका, उनके तहत मुकदमा दर्ज होगा, फिर गिरफ़्तारी होगी, फिर तफ्तीश होगी, फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। और अब तक तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शायद बता भी चुके हुए हैं और जो पुलिस है स्पेशल ब्रांच वाले, उन्होंने उनके एक निजी तौर पे उन्होंने एक पीए रखा हुआ था, वो हाफिज़ाबाद के साहब हैं, अशफाक तारड़ उनका नाम है। उनके घर पे छापा-छुपा भी मारा है पुलिस ने और उनके घर से मोबाइल-शोबाइल जो हैं वो भी ले गए हैं और पता ये चला है कि उनके बरादरीन स्मृति को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। अशफाक तारड़ साहब कहीं गायब हैं और फिर जो प्रोपेगेंडा का कोई मौका जो है पीटीए वाले हाथ से जाने नहीं देते। आरपीओ हैं रावलपिंडी के सैयद खुर्रम अली साहब, वो चले गए यूके। अब इन्होंने उसको जोड़ दिया है पीटीए वालों ने, जो ये चट्टा साहब हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जोड़ दिया कि देखें जनाब आरपीओ भी यूके चला गया है, यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया चले गए हैं और वहाँ जाके पता नहीं वो भी क्या तीर चलाने वाले। तो वो एक भले आदमी हैं और ये इस हद तक इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं,
उन्हें ये बताना पड़ा आके कि जनाब वो तो एक प्रोफेशनल पुलिस वाले हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, वो कहते हैं वो तो छुट्टी लेके गए हैं और छुट्टी भी जो है वो 30 तारीख को मंजूर हुई थी उनकी दरख्वास्त और 31 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी हुआ था और वो 18 फरवरी से 2 मार्च तक छुट्टी पे हैं, रुखसत पे हैं, तो उसका तो इस मामले से ताल्लुक ही कोई नहीं। अब ये जो चट्टा साहब हैं, इनके बारे में और भी चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आने लग गई हैं। एक तो वो जो अरसलान बेटे वाली नहीं आपने सुनी वो वीडियो बुशरा बेगम की कि अरसलान बेटा इसको गद्दारी से जोड़ दो। वो अरसलान बेटा साहब जो हैं, अरसलान खालिद साहब, जो इनका सोशल मीडिया है, जो इनके आपस में राब्तों के ज़राए हैं, उस पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लियाकत चट्टा ने, उससे पहले ही उन्होंने अपने लोगों को आगाह कर दिया था। और फिर उसका जो चल नहीं रहा था जनाब इसका मुस्लिम लीग नून के साथ तल्लक है, हमजा के साथ तल्लक है, फलां दौर में ये नून लीग के साथ बड़े अहम ओहदों पे रहे हैं, वो सारा उन्होंने तैयार किया था। और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो सहाफ़ियों को पहुंचा दिया गया था। ये चीज़ें अब सामने आ गई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि और फिर जो नून लीग वाले हैं, अज़मा बुखारी, उन्होंने तो ये कह दिया जनाब पहले मियां असलम जाके मिल के आया है। इस तरह की बातें भी हो रही हैं ना। और फिर फैज़ हमीद साहब के साथ इनका ताल्लुक रहा है। इस हवाले से उमर कीमा साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी खबर छपी है जंग अखबार में कि फैज़ हमीद साहब ने 3 दफ़ा इनको मुख्तलिफ मौक़े पे इस्तेमाल किया या सहूलत कारी के लिए कहा, जो भी कहा। और फिर जब ये डीजी खां के कमिश्नर थे तो इमरान खान की हमशीरा अज़मा खान, उज़मा खान और उनके शौहर जो हैं, उनको जो वहाँ ज़मीन का एक रोला FIR भी दर्ज होगी हुई है उसकी, आपको याद होगा कि कुछ 5200 पता नहीं कितने 61 कनाल या 81 कनाल कोई जायदाद है, वो उन्होंने मुख्तलिफ टुकड़ों में खरीदी, फिर उनको इकट्ठा किया और वो कुछ 6 अरब मालियत बनती है और 13 करोड़ में उन्होंने जालसाजी के साथ वो खरीद ली। वो भी इनके खिलाफ इंक्वायरी जो है, ये कमिश्नर थे उस वक्त, इन्होंने सारा काम ये डाला था, तो वो उनकी इंक्वायरी चल रही है और 10 और इंक्वायरी हैं जिनका मैंने भी कल जिक्र किया था। और फिर जो राजा रियाज साहब हैं PTI के एक रहनुमा रहे हुए हैं, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हुए हैं, तो उन्होंने अच्छा वो राजा रियाज साहब की गुफ्तगू अंदाज़ गुफ्तगू पे ना जाएं आप, उनकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक सही होती है। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये भाई साहब जो है ना, इन्होंने 25 करोड़ रुपए PTI वालों से लिए हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के। और फिर जो PTI का वो चैप्टर है अमेरिका वाला, उन्होंने वहाँ उन्हें एक फ्लैट भी खरीद के दिया है और वीज़ा वूज़ा भी इन्होंने लगवा लिया हुआ था पहले ही। लेकिन वो ज़ाहिर है वो प्लानिंग में बाज़ औक़ात गड़बड़ हो जाती है, बंदा समझता है मैं हीरो बन जाऊँगा, लेकिन ज़ाहिर है झूठ के पाँव तो नहीं होते, पकड़ने वाले फिर पकड़ भी लेते हैं। तो अब भाई साहब जो हैं ये ज़ेरे तफ्तीश हैं और मुबैना तौर पे ज़ेरे हिरासत हैं और फिर मुकदमा जब दर्ज हो जाएगा, फिर ये मंजर-ए-आम पे आएँगे, अदालतों में पेश होंगे और कार्रवाई आगे बढ़ेगी। बहरहाल ये बात तय है, अब तक जो शवाहद इकट्ठे किए गए हैं कि ये PTI वालों के साथ राब्ते में थे, PTI वालों के कहने पे इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके इनको क्या इन्होंने उसके इवज़ लिया है, ये चीज़ तहकीकात में आगे जाके सामने जो है वो आ जाएगी। और फिर फैज़ हमीद साहब के ज़राए ने वो ज़राए से चला है कि तरदीद की है कि मेरा कोई किरदार नहीं है, मे बी उनका किरदार भी निकल आए। कल मैंने भी कहा था कि इसमें पिंडी वालों के कुछ लोगों का किरदार जो है वो हो सकता है। और फिर ये भी बातें चल रही हैं कि भाई साहब ज़रा रंगीन मिजाज हैं और ये भी हो सकता है कि जनाब फैज़ हमीद साहब के दौर में या किसी भी दौर में इनकी कोई वीडियो बना ली गई हो और जैसे वो जज नहीं थे अरशद मलिक, उसी तरह का कोई मामला हो और उसी की बुनियाद पे इनको ब्लैकमेल किया गया हो और पैसे भी दिए गए हों, ब्लैकमेल भी किया गया हो, कई एक चीज़ें इकट्ठी होके उन्होंने वादा किया हो कि जनाब आप हो सकते हैं वो वीडियो दिखाई जा रही है उनको जिसकी बुनियाद पे ये खुदकुशी की बातें जो कर रहे हैं, वो उस बुनियाद पे ये खुदकुशी के बारे में सोच रहे हो, जनाब बदनामी हो जाएगी। रंगीन मिजाज बहरहाल इनके जो साथी होते हैं वो कहते हैं रंगीन मिजाज तो भाई साहब थे। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।